हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घरों में स्वस्थ और प्रसन्न रहते हुए सुचारू रूप से अध्ययन कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 3, जिसका नाम है हिमालय की बेटियां और इसके लेखक हैं श्री नागार्जुन जी। तो बच्चों, पाठ का सारांश हम आज इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। यहाँ लेखक ने हिमालय पर्वत को एक मनुष्य के रूप में माना है और हिमालय से निकलने वाली नदियों को उसकी बेटियां कहा है। यहाँ लेखक ने हिमालय का मानवीकरण किया है, अर्थात लेखक ने हिमालय को मनुष्य के रूप में जाना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे जीवन में नदियों का कितना महत्व है। नदी की तुलना प्रायः अल्हड़ वालिका से की जाती है। इसके साथ कुछ ऐसे तथ्य निहित हैं कि जो इस तुलना की सार्थकता प्रदान करते हैं। नदी का पानी स्वच्छ, निर्मल और अमृत के समान माना जाता है। अपने उद्गम स्थल से निकलकर मस्ती में इठलाती हुई यह आगे की ओर बढ़ती जाती है। ठीक उसी तरह जैसे कोई बालिका निर्मल और निश्चल हंसी के साथ अपने घर से निकलती है, उसमें भी एक अल्हड़पन है, वह भी प्यार से ही इठलाती है। नदी हमारे जीवन के लिए एक अमृत धारा की तरह है। इससे मानव जीवन को कई लाभ हैं। यह हमारे खेतों को सींचती है तथा अपने साथ नई मिट्टी लेकर आती है और हमारे खेतों को उपजाऊ बनाती है। यह हमारे वातावरण को शीतलता प्रदान करती है। यह हमारे लिए वर्षा लाती है। इसके अलावा हम फैक्ट्रियों से या शहरों से निकलने वाली प्रदूषित पदार्थों को नदी में बहा देते हैं, जो नदी के पानी के साथ साथ दूर चला जाता है। इससे हमारे जीवन में होने वाले कई तरह की बीमारियों का खतरा टल जाता है। नदियों के पानी से हम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिसका प्रयोग शहरों में कई कामों में किया जाता है। इस ऊर्जा से हम बड़े बड़े कल कारखाने चलाते हैं, शहरों और गांवों में बिजली जलाते हैं, सड़कों पर प्रकाश फैलाते हैं। नदी कई जानवरों के लिए आश्रय प्रदान करती है। यह हमें व्यापार में भी मदद पहुंचाती है। यह आवागमन का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। ये तो हमने जाना नदियों के बारे में। अब हम चलते हैं अपने पाठ की तरफ कि लेखक हिमालय और हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में क्या कह रहा है। प्रस्तुत लेख में लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों का वर्णन किया है। लेखक को दूर से ये नदियां शांत, गंभीर और अपने आप में खोई हुई लगती थी, लेकिन जब उसे हिमालय के कंधे पर चढ़ने का मौका लगा, तब ये नदियां कुछ और रूप में उसके सामने आईं। लेखक को आश्चर्य होता है कि गंगा, यमुना, सतलुज जैसी दुबली पतली नदियां समतल मैदानों में उतरकर इतनी विशाल कैसे हो जाती हैं। वे हंसना खिलखिलाना कैसे भूल जाती हैं। मैदानों में जाकर लेखक अपने अनुभव को बताते हुए कह रहा है कि जब वह मैदानी क्षेत्रों में इन नदियों में डुबकियां लगाता था, तो उसे अब वो डुबकियां लगाने का जो अनुभव था वह कैसा था, जैसे वह अपनी दादी, नानी या अपनी मौसी की गोद में सो रहा हो। और मैदानी क्षेत्रों में ये नदियां कैसी होती हैं? बड़ी ही शांत और गंभीर होती हैं। लेकिन एक बार लेखक हिमालय की यात्रा पर गया और उसने देखा कि यहाँ तो इन नदियों का रूप बिल्कुल अलग ही है। मैदानी क्षेत्रों में जिस तरह ये नदियां बिल्कुल शांत और गंभीर रूप में बहती हैं, यहाँ पर एकदम अल्हड़ बालिका की तरह नटखट और हठखेलियां करती हुई यहां से वहां भागी जा रही हैं। आगे देखते हैं क्या हुआ। लेखक हैरान है यह सोचकर कि ये नदियां कहां भागी जा रही हैं। ऐसा कौन सा लक्ष्य है जिसे पाने के लिए
ये इतनी बेहाल हैं। लेखक को बूढ़े हिमालय पर तरस आता है। वह सोचता है कि बूढ़ा हिमालय अपनी नटखट और अनियंत्रित बेटियों के कारण बहुत परेशान रहता होगा। रावी, सतलुज, ब्यास, चेनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि नदियां हिमालय की छोटी बड़ी बेटियां हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद ना जाने कब से एकत्रित होकर इन दो महानदियों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती रही है। लेखक कहता है कि वह समुद्र अवश्य ही सौभाग्यशाली है जिसे हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का अवसर मिला। वह हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कह डालता है। लेखक महाकवि कालिदास की चर्चा करते हुए कहता है कि उन्हें भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। उसने काका कालेलकर का जिक्र किया जिन्होंने नदियों को लोक माता कहा, लेकिन लेखक सबसे पहले नदियों को बेटियों के रूप में देखना चाहता है, फिर उन्हें प्रेयसी का रूप देना चाहता है और फिर बहन का। एक बार लेखक का मन उचट रहा था, तबीयत कुछ नासाज थी, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तब उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना सतलुज नदी के किनारे जाकर बैठा जाए। लेखक नागार्जुन सतलुज नदी के किनारे जाकर बैठते हैं और अपने पैरों को नदी में लटका देते हैं। थोड़ी ही देर बाद पानी, सतलुज नदी का जो जल है, वह अपना असर दिखाना प्रारंभ कर देता है। लेखक की जो तबीयत थोड़ी सी खराब थी, नासाज थी, वह ठीक होने लगती है। उसकी सारी खुमारी उतर जाती है और लेखक के मन में बड़े ही सुंदर विचार उमड़ने लगते हैं और लेखक नागार्जुन गुनगुनाने लगते हैं। क्या गुनगुनाने लगते हैं, जरा हम सुनते हैं। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। अर्थात लेखक नागार्जुन ने नदियों को कई रूपों में देखा है। सबसे पहले वह उन्हें बेटियों के रूप में देखते हैं, फिर प्रेयसी के रूप में और फिर बहन के रूप में देते हैं। साथ ही हमें यह भी शिक्षा देते हैं कि हमें नदियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि नदियों के बिना हमारा जीवन अधूरा है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। जब तक आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, लगातार अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।